गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने सेकंड चैप्टर से रिलेटेड 4 वीडियो इससे पहले हम लोग बना चुके हैं, देख चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन उन चारों वीडियो में है जो कि 9th क्लास से कुछ मैच भी कर रही हैं। सीबीएसई ने जो सिलेबस डिटेक्ट किया है, तो जो चारों वीडियो में हम लोगों ने पॉइंट्स पार्ट पढ़े हैं वो ऑलरेडी सिलेबस से डिटेक्ट है। अब ये जो हम लोग 5th वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, हम बना रहे हैं, यहाँ से अपने सिलेबस में इंक्लूड है। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, लेकिन वो बेसिक चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, तभी जा कर के हम लोग ये पढ़ सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल तक की बात हम लोगों ने कर रखी थी। तो यहाँ पर देखा जाए डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम, स्पेशली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बोर्स मॉडल का डेवलपमेंट होने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं और कैसे डेवलप किया गया इसको। तो बोर्स मॉडल तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले 2 कॉन्सेप्ट हैं, वो डिस्कशन हमें करना है। एक इसमें देखिए, ऑल एलिमेंट्स गिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा, ये होता क्या है इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम हीट करें या उसको एनर्जी दें, तो एक लिमिटेड, एक कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एनर्जी गेन करने के बाद वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो यानी लाइट का इमिशन करता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइट अपने को विजिबल भी हो सकती हैं या इनविजिबल भी हो सकती हैं, डिपेंड करे किस रीजन में मिल रही हैं, उसी बेसिस पर उसको हम इमिशन स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं। और आगे इसका डिस्कशन डिटेल होना है, लेकिन अभी हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जो ये इमिशन स्पेक्ट्रा एलिमेंट्स के थ्रू मिल रहा है अपने को, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल इसको डिस्कस नहीं कर सकता। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें बोर मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो बोर मॉडल के केस में हमें समझाना स्पेशली ये है कि बोर मॉडल तो आगे डिस्कस होगा, लेकिन उससे पहले 2 कॉन्सेप्ट हैं, उन दोनों कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान से समझना है। लाइट के 4 फेनामेना, जिसमें से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप लोग पहले से जानते हो। इसमें रिफ्लेक्शन, जैसा कि लाइट सबको पता है, किसी शाइनी सरफेस पे अगर जाके पास होगी, टकराएगी, तो उसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर रूल्स के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो कि आप पहले से ही लोअर क्लास से जानते हो। रिफ्रैक्शन भी आपको पहले से पता है कि लाइट अगर वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जाएगी तो इससे क्या होगा, वो अपने पास से डेविएट हो जाएगी। तो ये दोनों जो बिहेवियर लाइट के हैं, ये अगर हम ये मान के चलें कि लाइट जो अपने पास एनर्जी है वो पार्टिकल नेचर उसका है, तो हम पार्टिकल नेचर के बेसिस पे इसका डिस्कशन कर सकते हैं। और आगे डिफ्रैक्शन और एक इंटरफेरेंस, 2 और फिनोमेना लाइट के थ्रू अपने सामने आते हैं। ये दोनों फिनोमेना हम वेव नेचर के थ्रू बता सकते हैं। पार्टिकल, अगर लाइट को हम पार्टिकल मान के चलें तो हम नहीं बता सकते, वेव मान के चलेंगे तो इनको डिस्कस किया जा सकता है या इनका डिस्कशन पॉसिबल है। तो मेरे सिंपल बताने का सिंपल मतलब ये है कि हमें सबसे पहले वेव नेचर को देखना है, वेव नेचर की बात करनी है, फिर हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे, इन दोनों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम बोर मॉडल के डेवलपमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए, हम वेव नेचर की तरफ बढ़ना चाहूँगा मैं। तो इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी का नाम हम लोग देते हैं, जो कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के थ्रू 1864 में दी गई है। इसमें इन्होंने क्या माना है, इन्होंने माना है जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनका नेचर वेव लाइक है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी का नाम दिया गया है। वेव और पार्टिकल का सिंपल मतलब क्या है कि एनर्जी का कॉन्टिन्यूस मैनर में इमिशन या एब्जॉर्प्शन वेव, और एनर्जी का डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में इमिशन या एब्जॉर्प्शन पार्टिकल। तो आगे पार्टिकल कॉन्सेप्ट का भी डिस्कशन होना है, लेकिन सबसे पहले, उससे पहले हमें वेव कॉन्सेप्ट को लेना है। तो जो मैक्सवेल ने अपना 1864 में अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी है, इसके कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स हैं। तो ज़रा उन हम पॉइंट्स की बात करना चाहूँगा मैं, आप लोग पॉइंट्स को ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट्स ये है कि द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। कोई भी मान लो सोर्स है जो एनर्जी का इमिशन कर रहा है। सोर्स ये भी हो सकता है कि हीटेड रॉड हो सकता है, फिलामेंट ऑफ बल्ब हो सकता है, ये सब जो एनर्जी का इमिशन करेंगे कॉन्टिन्यूसली। ये लाइन हमारे लिए बड़े काम की है, जो एक कॉन्टिन्यूसली मतलब एकदम पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूस मैनर में
इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एंड इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी। मतलब जो भी एनर्जी का इमिशन हो रहा है कॉन्टिन्यूस मैनर में किसी भी हीटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और उस रेडिएशन को आप रेडिएंट एनर्जी का नाम दे रहे हो। अब आगे देखा जाए, इसका जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा अपने काम का है। सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रोपेगेशन होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दोनों डेवलप होंगे। तो क्या दे रखा है, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करेंगे, और एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द रेडिएशन, और दोनों रेडिएशन के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होंगे। कहने का मतलब क्या है कि आप इसमें यूँ समझ सकते हो कि अगर ऐसे हम लोग तीन अपनी उंगलियों को ऐसे बना लें, थोड़ा बहुत आप लोगों को इमेजिन हो रहा होगा, तो इसमें देखा जाए हम लोग अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को मान के चले तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आएगा, और ये जो अंगूठा वाला हिस्सा है ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट आएगा। मतलब ये तीनों आप लोगों को अच्छी तरह समझना है। ये तीनों जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। बुक में इसका अच्छा 3D डायग्राम दिखाया गया है। आप लोग बुक से इस पॉइंट को ज़रूर कंपेयर करना और अच्छी तरह से इसको समझना। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया ज़रूर है, लेकिन ये 2D डायग्राम है, 3D इमेजिन नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग इसको 3 डायमेंशनली इमेजिन करके इसको देखना। इसके आगे मैं समझाना चाहूँगा कि जितने भी अपने पास रेडिएशंस हैं इनके अंदर वेव कैरेक्टर्स, देखो द रेडिएशंस पोजेस वेव कैरेक्टर एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये सब के सब, इनका जो मूवमेंट है, इनकी जो वेलोसिटी है वो लाइट के वेलोसिटी के इक्वल है। तो अगर हमें कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी को कहीं अगर मेंशन करना होता है तो हमेशा हम लाइट की वेलोसिटी को मेंशन करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमेशा इसका हमेशा ध्यान रखना अपने को। दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ये भी अपने लिए बड़े काम का पॉइंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मूव करने के लिए किसी भी मटेरियल, कह सकते हैं मीडियम, या अपने को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब इन वैक्यूम दे कैन मूव, दे कैन ट्रेवल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए जो चारों पॉइंट्स हैं जो कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के थ्रू दिया गया है, ये हमारे लिए बड़े काम का पॉइंट है। पहला पॉइंट फिर वही कहना चाहूँगा, एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। अब जो भी हीटेड ऑब्जेक्ट होगा, हीटेड रॉड, फिलामेंट ऑफ बल्ब, कॉन्टीन्यूसली ये जरूर ध्यान में रखना कि हमेशा रेडिएशन कॉन्टीन्यूस मैनर में होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रोपेगेशन होगा उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बनेंगे, डेवलप होंगे, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। रेडिएशन का नेचर वेव लाइक होगा और इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल आएगी। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि इनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये वैक्यूम के अंदर भी इनका मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है, वैक्यूम के में ये मूव कर सकते हैं। तो ये जो तीनों चारों पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। आगे जैसा कि आप लोगों को फिज़िक्स में पहले से ही पता है कि वेव के कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसलिए सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव की बात हम लोग थोड़ा करना चाहेंगे। आपको दिख ही रहा है कि वेव, मान लो ये वर्जिन प्लेस है, यहाँ से वेव क्रिएट हो रही है, तो ये वेव का देखा जाए ये बिल्कुल डिस्टर्बेंस आगे मूव कर रही हैं। तो इसमें जो ये ऊपर की तरफ देखा जाए वैल्यू आ रही है हमारे सामने, इसको हम लोग क्रस्ट का नाम देते हैं। और डाउनवर्ड जो आपके सामने जो दिख रहा ये रिलेशन, इसको हम लोग ट्रफ्ट का नाम देते हैं। तो अब आपको ये भी क्लियर है, कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जैसे दो जो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट हैं या ट्रफ्ट हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग वेवलेंथ का नाम देते हैं। ये जो मैक्सिमम हाइट जो क्रस्ट की है या मैक्सिमम डेप्थ जो ट्रफ्ट की है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने भी 1 सेकंड के अंदर वाइब्रेशन होते हैं या पास होते हैं उनको हम लोग फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। 1 सेकंड में लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो कवर होता है किसी भी वेव के थ्रू, उसको हम लोग वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कई पॉइंट्स हैं जो कि इस वेव से रिलेटेड अपने सामने ऑलरेडी हैं, तो इनको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं।
तो आप लोगों को मैं बता दूं, देखो वेवलेंथ को मैंने ले रखा है। वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्ट। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय लैम्डा, यानी वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लेंथ की यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि वेवलेंथ बहुत छोटी होती है इसलिए ज़्यादातर केस में हम एंगस्ट्रॉम में मेंशन करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में लिया जाए 10⁻10 मीटर। नैनोमीटर में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते भी हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। कभी कभी पिकोमीटर में भी मेंशन करते हैं, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। मतलब ये रिलेशन है, जो लेंथ की यूनिट है उसी में हम इसको वेवलेंथ को मेंशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात अभी मैंने की। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी वेव 1 सेकंड में पास हो रहे हैं उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। इसको देखा जाए हम न्यू, ऐसे जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए हर्ट्ज से हम इसको इसकी यूनिट एक तरह से मानते हैं। 1 हर्ट्ज का मतलब 1 साइकिल पर सेकेंड। वेलासिटी क्या होती है वेव के थ्रू, सबको पता है कि वेलासिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड में होगी। ज़्यादातर केस में हम मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी की यूनिट लेंगे, ये क्योंकि एसआई सिस्टम में हम लोग इसको लेना चाहेंगे, हर जगह डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसी वेव के थ्रू 1 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस है। तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। एम्पलीट्यूड, जैसा कि हम पहले से इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज़ द हाइट ऑफ द क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ। इसकी यूनिट भी देखा जाए लेंथ की यूनिट आएगी सेंटीमीटर, मीटर, या उससे छोटी यूनिट एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या पिकोमीटर, इसको हम लोग लेके चलेंगे। तो हमारे कहने का मतलब कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके आगे देखा जाए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने है वेव नंबर, जो कि आप लोगों के लिए नया है। इससे पहले वेव नंबर वर्ड आपके सामने नहीं आया होगा, ये फर्स्ट टाइम आ रहा। इसको देखो न्यू, ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं, इसको हम न्यू बार का नाम देते हैं। तो वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, या 1 मीटर भी हम ले सकते हैं, मतलब यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ आप यूँ कह सकते हो, आर नोन एज वेव नंबर। तो वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर देखा जाए वेव लेंथ का रेसिप्रोकल है, तो इसीलिए न्यू बार इक्वल टू 1/λ। कहीं पर अगर अपने को वेव लेंथ दिया गया है और वेव नंबर चाहिए तो 1/λ से हम वेव नंबर निकाल सकते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखना आप लोग। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको ये लैम्डा देखना पड़ेगा कि लैम्डा मीटर में या सेंटीमीटर में किस में लिया गया है। इसीलिए यूनिट देखा जाए सेंटीमीटर इन्वर्स या मीटर इन्वर्स। अगर आपने लैम्डा सेंटीमीटर में लिया है तो जो वेव नंबर की वैल्यू आएगी सेंटीमीटर इन्वर्स में आ जाएगी। अगर हमने लैम्डा मीटर में ले रखा है तो मीटर इन्वर्स में ये वैल्यू आ जाएगी। एक बड़ा सिंपल सा रिलेशन है वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, जिस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये न्यूमेरिकल इस पर खूब बनते हैं और अपने को न्यूमेरिकल करना होता है। तो सी यहाँ पर वेलोसिटी है, इक्वल टू देखो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ, जैसा कि आपको पता है। और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेलोसिटी है हमेशा लाइट के इक्वल आएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसके इक्वल आएगी हमेशा। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि कभी भी किसी न्यूमेरिकल में अगर वेलोसिटी नहीं गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो आपको लाइट के इक्वल इसको हमेशा लेना है। फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है और वेवलेंथ चाहिए तो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर वेवलेंथ गिवन है फ्रीक्वेंसी चाहिए तो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, या इससे रिलेटेड दूसरे कॉन्सेप्ट का भी डिस्कशन हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकता है। इसके आगे देखा जाए अपने लिए बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, यानी जितने टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं अगर उन सबको हम अरेंज कर दें, दे आर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बड़े काम का पॉइंट अपने लिए है। फिजिक्स में भी कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, केमिस्ट्री में भी हमारे लिए बहुत काम का पॉइंट है, स्पेशली वेव नेचर से रिलेटेड है। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं अगर उनको हम देखा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज कर दें या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दें, तो जो कंप्लीट हमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होगा उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम देंगे। आपके सामने देखा जाए बुक यहाँ पर मैंने बना रखा है, बुक में भी बड़े आसानी से बड़ा अच्छा सा इन्होंने ये डायग्राम बना रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। तो सबसे पहले देखा जाए हमने इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए ऊपर वाले पॉइंट पे हमने लैम्डा ले रखा है मीटर में,
वेवलेंथ, और नीचे देखा जाए हमने न्यू ले रखा है सेकेंड इनवर्स में, यानी फ्रीक्वेंसी ले रखा है। अब आपको दिख रहा है 10⁻16 यहाँ पर हमने लैम्डा लिया है, 10⁻14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 10⁻0 10⁻2 10⁻4। तो ये जो हमारे सामने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। जरा नीचे की तरफ देखा जाए 10⁻24 22 20 18 16 14 12 10। अभी जो वैल्यू हमने नीचे दे रखी है ये हमारा देखा जाए फ्रीक्वेंसी है। तो इधर देखा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है और नीचे हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कॉस्मिक रेज हैं, फिर देखा जाए गामा रेज हैं, फिर ये एक्स रेज हैं, यूवी रेज हैं। इतने तक के रेडिएशन को हम लोग देख नहीं सकते, मतलब ये अपने देखने से के बाहर की रेंज है। इतना बड़ा पार्ट जो है छोटा सा जो दिख रहा है यही विजिबल पार्ट है। तो जो हम लोग लाइट को देख पा रहे हैं तो लाइट के केवल हम विजिबल पार्ट को देख पा रहे हैं, जिसका देखा जाए वेवलेंथ का ऑर्डर या फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर इस रेंज में है। इसके आगे देखो इंफ्रारेड है जो कि हम देख नहीं सकते, माइक्रोवेव्स हैं जो कि मोबाइल के अंदर या माइक्रोवन ऑनवर्ड्स में यूज़ होती हैं, इनको भी हम देख नहीं सकते, केवल इन सब का इफ़ेक्ट अपने को दिखता है। रेडियो वेव्स जो कि टेलीविज़न के अंदर या रेडियो के अंदर इन सब में यूज़ होती हैं, ये सब भी हम लोग केवल इनके इफ़ेक्ट को देख सकते हैं, इनको नहीं देख सकते। तो अब आगे देखा जाए ये जो विजिबल पार्ट है जो हमारी आइज से विजिबल है तो हम देख पा रहे हैं, इसको देखो आगे हमने थोड़ा इनलार्ज किया है और यहाँ पर देखो लैम्डा हमने मेंशन किया है। लैम्डा मतलब फिर वही नैनोमीटर में हमने लिया है वेवलेंथ। तो यहाँ पर देखा जाए 380 430 450 490 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ यहाँ पर मैंने लिया है। तो आपको दिख रहा है कि जो लाइट के अंदर 7 कलर हैं जो आपको पहले से ही पता है, VIBGYOR विबग्योर। तो ये देखा जाए यहाँ पर हमने बना रखा है पूरे वही। अब आपको दिख रहा है कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड का देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। मतलब अगर लेफ़्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो देखा जाए वेवलेंथ की वैल्यू तो इंक्रीज़ हो रही है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो आगे अगर नीचे हम फ्रीक्वेंसी को लेकर चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर वायलेट की जो वेवलेंथ सबसे कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आएगी। इधर रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आ रही है तो फ्रीक्वेंसी सबसे लोअर आएगी। मेरे कहने का सिंपल मतलब यूँ है। तो ये तो एक सिंपल सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। बुक में इसको पूरा इन्होंने कलर्ड बना रखा है और अच्छे से शो कर रखा है। तो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बुक से भी NCERT बुक से भी देख करके अच्छी तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो और समझ सकते हो। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि अपने NCERT में ऑलरेडी सॉल्व न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। अब आपको दिख रहा है कि इन्होंने वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है और हमें वेव नंबर चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए। अपने को ये फार्मूला पहले से पता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। अब यहाँ पर न्यू बार को, अब जो वेव नंबर का मतलब हमें न्यू बार की ज़रूरत है और 1/λ। लैम्डा की वैल्यू देखा जाए तो गिवन है एंगस्ट्रॉम में, तो 1/5800 इंटू 10⁻⁻10। अब ये वैल्यू हमारी देखो, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू को। तो आगे जो कैलकुलेशन के बाद अपना रिजल्ट आएगा ये मीटर इनवर्स में आएगा, तो वेव नंबर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब जब हमें देखा जाए चूँकि यहाँ पर वेवलेंथ गिवन है और हमें क्या चाहिए, सेकंड नंबर पर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो अपने को पहले से पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो अपने को न्यू चाहिए C/λ। और आपको सबको पता है यहाँ पर C की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आगे लैम्डा आपके सामने गिवन है कि 5800 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू आपने मीटर पर सेकंड में ले रखी है इसलिए इसको भी आपको मीटर में लेना पड़ेगा। अब आगे देखा जाए इसका एक आप सोल्यूशन निकाल लेना, सॉल्व कर लेना, तो इससे पूरा अपना एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे काफ़ी और भी न्यूमेरिकल्स अपने NCERT में पीछे एक्सरसाइज में भी हैं और 2-4 न्यूमेरिकल तो सोल्यूशन पार्ट में भी दिए गए हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर है। अब यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे इसके लिमिटेशन पर। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब क्या है, इसका लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन तो इसका काफ़ी है। अभी मैं पहले ही आपको रखा था कि लाइट की जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वाली फिनोमेना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी से डिस्कस होगी। इसके यानी वेव मान करके हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को बता सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को
पार्टिकल मान करके हमें बताना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना वेव थ्योरी से डिफाइन होना या वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। आगे कुछ और भी नए फिनोमेना हैं जिनको हम बात करना चाहेंगे। स्पेशली 4 फिनोमेना हमारे सामने हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि एक एक करके डिस्कस होंगे कि होते क्या हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी डिस्कशन होगा कि क्या है। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और लास्ट में लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। ये जो चारों के चारों फिनोमेना हैं, इस फिनोमेना को डिस्कस करने के लिए हम वेव थियरी से इसको डिस्कस नहीं कर सकते। अपने को पार्टिकल नेचर पर जाना पड़ेगा। मींस एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में हो रहा है, मतलब पैकेट में, बंडल में हो रहा है, ना कि कॉन्टिन्यूस मैनर में। जैसा कि वेव में क्या माना गया है कि एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कॉन्टिन्यूसली होगा, लेकिन अब कॉन्टिन्यूस बेसिस पर देखा जाए इन चारों फिनोमेना हैं, इनका डिस्कशन पॉसिबल नहीं है। तो अब आगे देखा जाए, हमें इसके आगे प्लांक क्वांटम कॉन्सेप्ट को, थियरी को डिस्कस करना है, और उसका फिर हमें आगे डिस्कशन लेना है। फिर उसी में चारों फिनोमेना 1 बाय 1 कवर होंगे, जो कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज आप लोगों के लिए इतना ही। इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ना, बुक की रीडिंग लगाना, न्यूमेरिकल्स करना, और अगली वीडियो प्लांक क्वांटम थियरी और ये चारों फिनोमेना का जो डिस्कशन है, ये आप लोगों के सामने कल हम लोग इसको मेंशन करेंगे। थैंक यू।